नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंस से। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के 25 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ उत्तर नहीं बताएंगे बल्कि हर उत्तर के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि परीक्षा में चाहे प्रश्न किसी भी रूप में आए आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 25 एमसीक्यू को, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के। जिसमें पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया किसमें संपन्न होती है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया किसमें संपन्न होती है, यानी ऑप्शन है जो बच्चों सी है वो क्या है, पुष्प है। किसमें संपन्न होती है, पुष्प में। ठीक है, क्योंकि पुष्प जो होता है पौधे का जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। ठीक है, पुष्प पौधे का जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। इसी में नर भाग यानी पुंकेसर और मादा भाग जिसको हम अंडप के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा भाग, अंडप और पुंकेसर, ठीक है, पाए जाते हैं। इसलिए लैंगिक जन्म जो होता है बच्चों वो पुष्प ही होता है। क्लियर है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पुष्प का जननांग किस भाग द्वारा बनता है। ठीक है, ये पुष्प का जननांग किन भाग या किस भाग द्वारा बनता है, तो याद रखेंगे पुंकेसर एवं अंडप के द्वारा। ठीक है, पुंकेसर और अंडप के द्वारा बनते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी होगा। पुंकेसर नर जनन अंग है, जबकि अंडप जिसको हम कार्पल या पिस्टिल भी कहते हैं ये मादा जनन अंग है। दोनों मिलकर जनन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों कि एक पुष्प में पुंकेसर की कुल संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, एक पुष्प में पुंकेसर की कुल संख्या को क्या कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। ये इसको एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। एक फूल के सभी पुंकेसर मिलकर एंड्रोसियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंड्रोसियम कहलाते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा बी होगा और क्या होगा, एंड्रोसियम होगा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा कि पुंकेसर का कौन सा भाग परागकणों का निर्माण करता है। ठीक है, पुंकेसर का कौन सा भाग परागकणों का निर्माण करता है, तो याद रखेंगे परागकोश, यानी ऑप्शन बी होगा। परागकोश के अंदर बच्चों पराग कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, पराग कोष्ठ होते हैं, जिसको हम पॉलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं। और यहीं पर पॉलन ग्रेन यानी परागकण का बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न यानी पांचवा जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है अंडप का कौन सा भाग अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अंडप का कौन सा भाग अंडाणु का निर्माण करता है, तो ऑप्शन सी है यानी अंडाशय। अंडाशय के अंदर बच्चों, ठीक है, अंडाशय के अंदर बीजांड यानी ओव्यूल होते हैं और इन्हीं में अंडाणु विकसित होता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर बच्चों क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बीजांड होते हैं और इन्हीं में अंडाणु क्या होते हैं, विकसित होते हैं। छठवां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा, ठीक है, वो क्या है, बीजांड मुख्यतः किस भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, जो बीजांड है वो मुख्यतः किस भाग से जुड़ा होता है, तो अंडाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है। बीजांड अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और निषेचन के बाद यही बीज में बदलता है। तो ध्यान सुनिएगा, बीजांड अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और निषेचन के बाद यही बीज में बदल जाता है। ठीक है, सातवां जो प्रश्न है वो क्या है, अंडाशय के भीतर कितने कक्ष होते हैं। ठीक है बच्चों, अंडाशय के अंदर यानी भीतर कितने कक्ष होते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन दो ही है या फिर अनेक भी हो सकता है। फिलहाल तो हम दो ही को मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अलग अलग पौधों में अंडाशय एक, दो या अनेक कक्षों वाला हो सकता है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि पौधा कौन सा है। ठीक है, इसलिए पौधों के अनुसार यह संख्या क्या हो सकती है, बदल सकती है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों कि सूक्ष्म बीजाणु जनन किसमें होता है। ठीक है, ये सूक्ष्म बीजाणु जनन किसमें होता है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर जाता है बच्चों वो बी जाता है। ठीक है, वो ऑप्शन क्या जाता है, बी जाता है, यानी परागकोश में। ठीक है, किसमें, परागकोश में। और आपको पता है पुंकेसर का हिस्सा परागकोश है, इसलिए पुंकेसर के परागकोश में आप पूरा बोल सकते हैं। परागकोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणु, ठीक है, कौन, सूक्ष्म बीजाणु बच्चों। ठीक है, कौन होगा, ये ध्यान समझिएगा। परागकोश के अंदर ये जो होते हैं ये सूक्ष्म बीजाणु, ठीक है, और मात्र कोशिका। ठीक है, याद रखेंगे, मात्र कोशिका क्या होते हैं, विभाजित होकर परागकण बनाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है, फिर समझिएगा सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं या किसमें होता है, ध्यान समझिएगा। पराग कोश के अंदर, किसके अंदर बच्चों, पराग कोश के अंदर। ठीक है, कौन सी घटना होती है, सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, याद रखेंगे। ठीक है, विभाजित होकर किसका निर्माण करती हैं, परागकण का। किसका, परागकण का करती हैं और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। याद रखेंगे।
अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों 9वां प्रश्न है वो है महाबीजाणु जनन कहाँ होता है। ठीक है, महाबीजाणु जनन कहाँ होता है तो आंसर जाएगा बीजांड में। ठीक है, बीजांड के अंदर महाबीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर महाबीजाणु बनाती है। याद रखेंगे, बीजांड के अंदर महाबीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर महाबीजाणु बनाती है। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। 10वां जो प्रश्न है बच्चों वो है परागकण की। ठीक है, परागकण की, ठीक है, पराग कण की बाहरी भित्ति। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, परागकण की बाहरी भित्ति जो होती है, ठीक है, बाहरी भित्ति किससे बनी होती है, किससे बनी होती है तो याद रखेंगे स्पोरोलिन से। किससे? स्पोरोलिन से बना होता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। याद रखेंगे स्पोरो, ठीक है, पोलेनिन से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलिन प्रकृति का सबसे मजबूत जैविक पदार्थ माना जाता है, इसी कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, यानी ये पादप जगत का क्या है, सबसे हार्डेस्ट क्या है, जैविक पदार्थ है। इसी के कारण जो होता है वो लंबे समय तक परागकण क्या होते हैं बच्चों, सुरक्षित होते हैं। अब जो बच्चों आपको 11वां प्रश्न देखना है, ठीक है, कौन सा 11वां प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि परागकण की भीतरी दीवार को क्या कहते हैं। ठीक है, जो परागकण है, मान लीजिए ये परागकण है, ठीक है, इसके बाहर की ये क्या स्पोरोलिन की बनी होती है, ये जो अंदर वाली दीवार होती है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे परागकण कितनी भित्तियों से, एक और दो भित्तियों से बना होता है। ठीक है, तो परागकण दो भित्तियों से बनी होती है। पहली जो बाहरी भित्ति होती है उसको एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पोरोलिन की बनी होती है। ठीक है, बाहरी भित्ति क्या होती है, एक्साइन होती है, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जबकि भीतरी वाली, अंदर वाली जो दीवार है उसको इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। याद रखेंगे, जो कि सेलुलोज, किससे बच्चों, सेलुलोज, और एक और पिगमेंट होता है, ठीक, सॉरी पिगमेंट कह रहा हूं, एक और होता है जिसका नाम क्या है, आप कह सकते हैं पेक्टिन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पेक्टिन। तो सेलुलोज और पेक्टिन के जो मिक्सचर होता है वो इंटाइन होता है, जो कि परागकण की आंतरिक दीवार होती है। याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि परागकण का पादप कोशिका किसे कहते हैं। परागकण का पादप, ठीक है, परागकण का पादप, ठीक है, किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से समझें तो ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन का मतलब है, ये कह रहे हैं कि परागकण का पोषक, ठीक है, क्या पोषक, परागकण का पोषक कोशिका, ठीक है, ये पोषक कोशिका किसे कहा जाता है। तो ये जो पादप है इसको आप हटा के लिख सकते हैं, परागकण का पोषक कोशिका किसे कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे ये पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका हो सकती है। ठीक है, याद रखेंगे परागकण में दो कोशिकाएं होती है। कितनी होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है जनरेटिव सेल्स होती है। कौन सी सेल्स, जनरेटिव सेल्स। याद रखेंगे जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उसको वनस्पति कोशिका, और जो जनरेटिव सेल्स होती है इसको जनन कोशिका कहते हैं। याद रखेंगे। और वनस्पति कोशिका जो होती है वही पराग नली बनाती है, यानी पॉलन ट्यूब बनाती है। याद रखेंगे, ध्यान समझिएगा। पराग कण का पोषक या पोषक कोशिका किसे कहा जाता है तो पादप कोशिका को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, पादप कोशिका को कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, वनस्पति कोशिका और जनन कोशिका। जो वनस्पति कोशिका होती है वही पॉलन ट्यूब यानी पराग नली का क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर है, इसी के थ्रू पोषक जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा वो क्या है, परागण किस स्थान से किस स्थान तक होता है। ठीक है, परागण किस स्थान से किस स्थान तक होता है। याद रखेंगे परागण जो होता है बच्चों, अगर ध्यान समझें तो ये क्या है, स्त्री केसर है, ये आपका वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गई, और ये अंडाशय हो गया। ठीक है, तो यहां से कहां तक आता है, नीचे आता है। परागकण कहां होता है, बीजांड तक होता है। ध्यान रखेंगे यहीं पे बीजांड होते हैं। तो परागण का अर्थ है पराग कणों का परागकोश से। ठीक है, परागण का अर्थ है कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिका तक पहुंचना। ठीक है, निषेचन बाद में होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, परागण का अर्थ है पराग कणों का परागकोश से वर्तिका तक पहुंचना। याद रखेंगे, यहां पे ध्यान रखना है कि परागण, ठीक है, अगर परागण हो गया बच्चों, ठीक है, परागण जो होगा वो निषेचन के बराबर नहीं हो सकता है। यानी परागण हो गया तो निषेचन नहीं होगा, परागण के बाद निषेचन की घटना होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला जो प्रश्न है, ये परागण के कितने प्रकार हैं, यानी दो प्रकार हैं। ठीक है, परागण के कौन कौन से, प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि परागण के कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो आपने पढ़ रखा है स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, यहाँ पे आपको जो 15वां प्रश्न है वो समझना है कि परपरागण क्या होता है।
सॉरी बच्चों, यहाँ पे 15वां जो प्रश्न है वो है स्वपरागण, ठीक है, जबकि 16वां परपरागण। अभी हम चलते हैं। देखिए 15वां जो प्रश्न है वो कह रहे हैं स्वपरागण क्या होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब परागण, ठीक है, जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। यानी एक ही पुष्प में, एक ही पौधे के पुष्प में क्या होता है, परागण की प्रक्रिया होती है। पर परागण क्या होगा, एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण की घटना होना। तो एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण की घटना को हम पर परागण कहते हैं। जब परागकण एक पौधे के पुष्प से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं, ठीक है। जब परागकण एक पौधे के पुष्प से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। इससे आनुवांशिक विविधता बढ़ती है, यानी जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा, ठीक है, 17वां जो प्रश्न है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि परागण में सहायक कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। परागण में सहायक कारक कौन कौन से होते हैं, यानी जो परागण की घटना होती है वो किसके किसके द्वारा होती है। तो वायु के द्वारा भी होती है, जल के भी द्वारा होती है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन सही है। याद रखेंगे, परागण जो होता है प्रकृति में कई माध्यमों से होता है। सबसे सामान्य माध्यम कीट है, लेकिन वायु, जल और कुछ पक्षी भी परागण में बच्चों क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, यानी द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे, जो द्विनिषेचन की खोज हुई थी, ठीक है, वो किसने की थी, याद रखेंगे। थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, यहाँ पे ये सेक्स नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे होंगे, याद रखेंगे, एस जी। कौन, एस जी नावशीन, इनका पूरा नाम क्या है, एस जी, ठीक है, नावशीन। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको ध्यान समझिएगा। एस जी नावशीन जो थे, उन्होंने 1904 में, कब, 1904 में द्विनिषेचन की खोज की थी। याद रखेंगे, 1904 में नौसेन ने पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन की खोज की थी। ये आवृत बीजी पौधों की क्या होती है, स्पेशलिटी होती है, यानी विशेषता होती है। याद रखेंगे, तो ना स्टार बर्गर, ना ये सैक्स, ना डार्विन, बल्कि ये क्या थे, एस जी नावशीन थे, ठीक है। 1904 में इन्होंने द्विनिषेचन की खोज की थी। उसके बाद जो बच्चों ध्यान समझना है, 20वां जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, यानी अभी बचा हुआ है 19वां प्रश्न, ठीक है। द्विनिषेचन में, किसमें, द्विनिषेचन में एक नर युग्मक किससे संलयन करता है। याद रखेंगे, डबल यानी द्विनिषेचन में एक नर युग्मक किससे संलयन करता है, तो याद रखेंगे आप, किससे करता है, ये अंडाणु से करता है। किससे करता है, अंडाणु से करता है। पहला देखिए, दो नर युग्मक बनते हैं, कितने, दो। तो पहला नर युग्मक अंडाणु से मिलकर क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, और इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं, जिसको आप संलयन कह सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। 20वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ये कह रहे हैं कि द्विनिषेचन में दूसरा नर युग्मक किससे संलयन करता है। तो याद रखेंगे, यहां पर द्वितीयक नाभिक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या करता है, ये निषेचन करता है। याद रखेंगे, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक नाभिक से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। याद रखेंगे, फिर से समझिएगा, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक नाभिक से मिलकर, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, और इसे ही ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है, उनको एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 21वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो 21वां प्रश्न दिख रहा है, ये कह रहे हैं कि अंडाणु और नर युग्मक के संलयन से क्या बनता है। तो आपने पढ़ा है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संलयन या निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझिएगा कि जब नर युग्मक और अंडाणु का संलयन होता है तब युग्मनज 2n, याद रखेंगे 2n क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, बनाता है। यही युग्मनज लगातार कोशिका विभाजित कर कर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, और भ्रूण से विकसित होकर आगे क्या चलता है, एक नए पौधे का निर्माण करता है। यानी जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो डेवलप होगा न्यू प्लांट में, ठीक है। 22वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि जो भैया द्वितीयक नाभिक, ठीक है, कौन सा, द्वितीयक नाभिक और नर युग्मक के संलयन से क्या बनता है। द्वितीयक नाभिक और नर युग्मक के संलयन से क्या बनता है।
तो इससे ध्यान रखेंगे, जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक नाभिक से मिलता है तो ये क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के क्या बनता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बन जाता है, और जो भ्रूण को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। याद रखेंगे, द्वितीयक नाभिक और नर युग्मक के संलयन से आपको पता होना चाहिए भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, ये भ्रूणपोष आगे चलकर भ्रूण को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, युग्मनज के विकास से क्या बनता है। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, इसका आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट जो 24वां प्रश्न है, ये करेंगे भ्रूणपोष किस ऊतक का कार्य करता है। इसका भी आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देना है। जो 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ये कह रहे हैं कि बीज का आवरण किससे बनता है, तो इसका भी आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में देना है। यानी टोटल 3 प्रश्न आपके लिए हैं। कुल कितने प्रश्न हैं, 3 से 4 प्रश्न हैं, जिनके आंसर आपको बच्चों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है।